हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ और ये लेक्चर सीरीज़ में आज का मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। मैथ्स का चैप्टर है ये, जो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो मैथ्स का चैप्टर है ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। और ये चैप्टर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है, लेकिन रहेगा ज़रूर। ये चैप्टर आपको रहेगा ज़रूर। और इस मैथ्स के चैप्टर का नाम है, ये मैकेनिक्स का चैप्टर है बेसिकली। तो इस चैप्टर का नाम है कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर कोप्लेनर फोर्सेस कोप्लेनर फोर्सेस, वर्चुअल वर्क एंड कैटेनरी। WR के वर्क एंड कैटेनरी। ओके। तो ये दोस्तों, ये चैप्टर में बेसिकली है क्या, तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि बेसिकली इसमें आपको क्या 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 चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपके लिए बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बेस अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ये जब भी हम ये मैकेनिक्स का मैथ सॉल्व करने वाले रहेंगे, जो जैसे आप अगर सपोज RT MNU नागपुर यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो ये जो चैप्टर है RT MNU में, ये चैप्टर फोर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिक्स वाला यानी M8 का पार्ट है, फिफ्थ चैप्टर है। ओके। तो ये चैप्टर में बेसिकली आपको ऐसी दो एक्सिस से आपका सामना होगा। ये चैप्टर में ऐसी दो एक्सिस से आपका सामना होगा। ये होगी एक्स ओ एक्स डैश। आपको बचपन का जो कंसेप्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए इसमें। तो इसमें होगा ये कि ये जो ओ है, ये ओरिजिन, ओ को ओरिजिन कहते हैं। ओ को ओरिजिन कहते हैं। ओ को ओरिजिन कहते हैं। ये वाली जो एक्सिस होती है, ये वाली ये वाली जो एक्सिस होती है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश वाली जो एक्सिस होती है, ये जो एक्सिस है इसका नाम है एक्स एक्सिस। और ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस जो होती है, ये है वाई ओ वाई डैश, और इसका नाम होता है वाई एक्सिस। ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसका बेस है दोस्तों। मैं आज आज आपको पूरा इसका बेस बना के दूंगा। ओके। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। ओके। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ यहाँ से मैं चला जाता हूँ 1 का डिस्टेंस, और यहाँ पे चला जाता हूँ 2 का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कैसे, मैं यहां से 1 गया और वर्टिकली 2 गया। पहले एक्स के अलॉन्ग जाऊंगा मैं, वो एक्स के अलॉन्ग वन यूनिट डिस्टेंस गया, और वाई के अलॉन्ग 2 यूनिट डिस्टेंस चला गया। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला, ऑब्टेन जो पॉइंट मुझे ऑब्टेन हुआ वो 1, 2 हुआ। ओके। और ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये 1, 0 होगा। उसी तरीके से अगर मैं वर्टिकली बात करूं, यहां से ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इसलिए सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। ये यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जाऊंगा 2 वर्टिकली और 1 हॉरिजॉन्टली, तो मुझे मिलेगा ये पॉइंट। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 इसलिए होती है क्योंकि आप इधर इधर कितना भी मूव करेंगे तो y के अलॉन्ग डिस्टेंस आपका 0 रहेगा। ओके दोस्तों, आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यदि मूव करते हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 क्यों है वो बता रहा हूं। वो इसलिए है क्योंकि आप अगर ये लाइन के अलॉन्ग मूव करते हैं तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस 0 है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपका वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। ना तो आप इधर साइड है, ना तो आप इधर साइड है, आप एक्सिस पे हैं। तो एक्सिस पे है तो आपका वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। वर्टिकल डिस्टेंस यानी वाई का डिस्टेंस होता है, तो y = 0 हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू 0। इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है। उसी तरीके से वाई एक्सिस की इक्वेशन x = 0 क्यों होती है, क्योंकि आप यदि इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, यदि आप इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो आपका ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 रहेगा, यानी कि आप इधर साइड वाला डिस्टेंस आपका 0 रहेगा ऑलवेज।
इधर साइड वाला या इधर ये इधर साइड वाला डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 0 रहेगा, इसलिए y एक्सिस के अलॉन्ग जब भी मैं मूव करता हूं तो मेरा x इज इक्वल टू 0 रहता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 रहता है, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये आपको पूरा बेसिक आज के लेक्चर में मैं क्लियर करने वाला हूं। ओके, फिर ये y x इज इक्वल टू 0 होती है, फिर मैंने यहाँ से लकीर खींच दी है, स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना है, मेरे हाथ से स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है। ओके, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन को अगर आप अज्यूम करते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल रन कर रही है और -1,0 पर है, x एक्सिस को -1,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, मुझे किसी ने पूछ लिया, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -1। इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 था, तो इसका x इज इक्वल टू -1 क्यों है वो भी सुन लो। उसका x इज इक्वल टू -1 इसलिए है क्योंकि मैं अगर इसके अलॉन्ग मूव करता हूं दोस्तों, अगर मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हूं तो मैं क्लियरली ये देख सकता हूं कि मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिक्स रहता है। मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना फिक्स है, -1 पे फिक्स हो गया है, मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -1 पे फिक्स हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये -1 की दूरी ही, यहां से भी आप दूरी मापेंगे तो -1 की दूरी आएगी, यहां से भी आप दूरी मापेंगे तो -1 की दूरी आएगी, कहीं से भी मापेंगे तो -1 की दूरी आने वाली है, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां से खींच दूं तो उसका भी इक्वेशन उसी तरीके से होगा, जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी उसका उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपको ये वाले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और इसका मतलब क्या होता है, और ये पॉइंट, अब देखिए ये पॉइंट का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं आपको। अगर मेरे पास कोई भी ये एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई ओ वाई डैश एक्सिस है, तो यदि मेरा कोई भी पॉइंट यहाँ पे है सपोज, जो कि है 5,2 सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है 5,2 का, 5,2 का मतलब ये होता है कि ये जो शुरुआत वाला जो कंपोनेंट होता है ना, शुरुआत वाला जो पॉइंट का वैल्यू होता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दिखाता है। मतलब मैं हॉरिजॉन्टली 5 जा रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टली 5 यूनिट की लेंथ जा रहा हूं। ओके, और ये 2 जो है ये वर्टिकल दिखाता है, तो ये मैं 2 वर्टिकली चला गया 5 हॉरिजॉन्टल जाने के बाद, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया जो कि पॉइंट है 5,2। ओके, तो ये ओरिजिन से इसकी दूरी ये होगी, ये यहां से लेके तो यहां तक, ये ओरिजिन से इसकी दूरी हो गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका आपको न्यूमर बहुत बार काम आने वाला है दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है। ओके, फिर 5,2 से ही मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यदि मैं पहले 5 हॉरिजॉन्टली जाके 2 वर्टिकली बाद में जाने के बजाय पहले 2 वर्टिकली चला जाता और बाद में 5 हॉरिजॉन्टली, तो भी क्या वही पॉइंट मिलेगा मुझे? जी हाँ, वही पॉइंट मिलेगा। आप देखिए 2 वर्टिकली जाइए और फिर 5 हॉरिजॉन्टली चले जाइए, तो आपको वही पॉइंट मिलेगा दोस्तों। ओके, वही पॉइंट आपको ऑब्टेन होगा। तो बेसिकली आपका जो, और आपकी जो ये जो हो जाएगी, आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो यहां से लेके तो यहां तक, ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिनल वाला। और ये 5,2 कार्टेशियन रूप में दिया है कि ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है दो एक्सिस। मैं इधर से ऐसा जाता हूं तो मुझे एक पॉइंट मिल जाता है, मैं इधर से ऐसा जाता हूं तो भी मुझे एक पॉइंट मिल जाता है, और ये पॉइंट की दूरी जो है ओरिजिन से, वो ये ब्राउन वाली जो लाइन है ये दिखा रही है। तो दूरी दूरी आपको मापना बहुत आसान है, यहां से 5 है, इधर 2 है, तो आप दूरी माप सकते हैं। यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का सम ऑफ साइड स्क्वायर, वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर मैं इसे पॉइंट ए मान लूं तो ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं दोस्तों सादा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। देयरफॉर ओ ए विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29, स्क्वायर रूट ऑफ 29, मतलब ओए का लेंथ, मतलब ये जो 5,2 पॉइंट है इसका जो ओरिजिन से मेरी दूरी है, ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी हो गई 5,2 पॉइंट की, ओरिजिन से 5,2 पॉइंट की दूरी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 29। ओके, इसी तरीके से मैं दूसरी चीजें भी इसमें सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि क्या होता है इस चैप्टर में, और आपको ये इसी चैप्टर में इसी तरीके से चीजें दी रहेगी। आपको एक्सिस का काम पड़ेगा पूरे मैकेनिक्स में, आपके एक्स एक्सिस रहेगी, वाई एक्सिस रहेगी, ओरिजिन रहेगा, प्लेन रहेगा, ये सारी चीजों का आपको काम पड़ने वाला है, पॉइंट रहेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर इसलिए भी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं होते, तो मैं यहाँ बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर से एक और बेसिक पे आपको लेके चलता हूँ। सपोज सपोज यहाँ पॉइंट ए लिया मैंने,
और ये पॉइंट ए पे ये जो फोर्स है फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। सपोज पॉइंट किसी भी पॉइंट ए पे ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश एक्सिस है। अब इस पे सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है सपोज। अब इस पॉइंट ए पे सपोज फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट ए पे फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ये जो फोर्स एफ है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है और वर्टिकल एक्सिस से कितना बनाएगा फिर 90 माइनस थीटा बनाएगा। ओके, वर्टिकल एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा बना रहा है तो वर्टिकल एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा, क्योंकि मैंने ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही यहाँ ड्रॉ किया है दोस्तों। अब मैं इसका कंपोनेंट कैसे निकालूंगा? तो बहुत आसान है। जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं हम एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा उनके बीच का एंगल है। और ये जो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं एफ साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका काम पड़ेगा बार बार। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे कोई फोर्स F2 ले लूँ और उसका डिस्टेंस, उसका एक्सिस से एंगल, उसका एक्स एक्सिस से एंगल मैं सपोज ले लूँ ईटा, ईटा एंगल है सपोज, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा? F2 कॉस ईटा। और इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या होगा? वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा इसका कंपोनेंट? मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा हूँ, ये इस साइड। अब आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस का निगेटिव साइड आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस F2 साइन ईटा। ओके, क्यों? क्योंकि ये मैं निगेटिव डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये निगेटिव वाई, ये देखिए ये एक्सिस निगेटिव वाई है दोस्तों, ये निगेटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आ रहा है। इसका कंपोनेंट पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग आ रहा था, इसका कंपोनेंट पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग आ रहा था, इसका कंपोनेंट निगेटिव वाई के अलॉन्ग आ रहा है, इसलिए वाई इसका वाई कंपोनेंट होगा माइनस F2 साइन ईटा और इसका एक्स कंपोनेंट होगा F2 कॉस ईटा। इस तरीके से आपको समझ लेना इन चीजों को। ओके, अब मैं आपको मूवमेंट क्या होता है वो भी बताने जा रहा हूं। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लीजिए पहले, उसके पहले इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी स्थिति जिसपे नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स जब भी जीरो होगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब कि वो एट रेस्ट रहेगी। नेट फोर्स जीरो, मैं यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि नेट फोर्स जीरो बोल रहा हूँ। नेट, नेट मतलब जैसे मेरे पास सपोज कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब समझते हैं आप? कोई ठोस पदार्थ है मेरे पास, कोई सॉलिड बॉडी है मेरे पास जिसमें अंदर तक माल पानी पूरा भरा हुआ है। अब इसमें मैं यहाँ पे फोर्स F लगा देता हूँ और सपोज कोई ऐसे सारे फोर्सेस मैं यहाँ लगा देता हूँ, या F2 लगा देता हूँ, या F1 लगा देता हूँ, या F3 लगा देता हूँ, फिर ये F4 लगा देता हूँ, फिर यहां से F5 लगा दिया, फिर यहां से F6 लगा दिया। इस तरीके के मैं फोर्स लगा देता हूं। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है मेरे पास, ऐसी कंडीशन मेंटेन होती है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 कम्स आउट टू बी जीरो। अगर ये सारे सम्स फोर्सेस का सम, इसी को मैं कह सकता हूं समेशन एफ। ओके, इसी को मैं कह सकता हूं समेशन एफ। समेशन एफ मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। इस सिंबल का नाम होता है समेशन। ओके, समेशन। तो समेशन एफ किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ओके, तो समेशन एफ मतलब नेट हो गया। नेट मतलब टोटल, नेट मतलब टोटल, टोटल फोर्स जीरो हो गया, इसीलिए वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे, इसलिए वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। समझ में आ गई आपको बात? तो ये भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत बार यूज होने वाली है ये। ओके, अब मैं आपको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बता देता हूँ कि क्या है ये राइट हैंड स्क्रू रूल, और उसे यूज करके कैसे मूवमेंट की डायरेक्शन निकाली जाती है वो भी बता देता हूँ, और मूवमेंट क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स का मूवमेंट क्या होता है? सपोज सपोज मेरे पास
एक पॉइंट ओ है, यानी कि ओरिजिन एक पॉइंट है मेरे पास, सपोज मेरे पास एक लाइन ए बी है, और इस ओ पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज डिस्टेंस, डिस्टेंस जब भी बोलेगा मैकेनिक्स में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है दोस्तों यूजुअली, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब ये क्या है सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए है बेटा क्योंकि देखो ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट से ये लाइन ए बी का डिस्टेंस कितना है ऐसा पूछा किसी ने, तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग यंत्रणा होगी निकालने की। कोई बच्चा बोलेगा ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लो, तो ये हो गया ओ से लेके ए बी लाइन के बीच का डिस्टेंस। कोई बच्चा बोलेगा ओ से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, ये ए बी और ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, लाइन ए बी और पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस ये हो गया बोलेगा। कोई बच्चा बोलेगा ऐसा कर लो, तो यहां से ओ पॉइंट से ए बी लाइन का डिस्टेंस ये हो गया। तो सबकी सबकी लेंथ, सबका डिस्टेंस कम ज्यादा आएगा, फिर तो सबका डिस्टेंस इस केस में तो फिर कम ज्यादा आएगा। इसलिए डिस्टेंस जब भी बोलता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात ध्यान में रखिए। हम सिर्फ उसी डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे जो यहां से ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने पे उस परपेंडिकुलर की जितनी लेंथ आएगी, ये 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री नहीं बन रहे ये एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहे, इसीलिए हम ये वाले डिस्टेंस को ही कंसीडर करते ताकि सब हर एक एम्बिग्युइटी ना रहे, ताकि एम्बिग्युइटी ना रहे, इसलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्टेंस बोल देते हैं इन शॉर्ट, और उसी को नापते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही इसलिए नापते हैं। नहीं तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि पॉइंट ओ से मैंने ये पॉइंट लिया सर, पॉइंट लाइन ए बी का, आपने तो डिस्टेंस मेजर करने बोला था, मैंने कर दिया डिस्टेंस मेजर। कोई बोलेगा मेरी लंबाई इतनी आ रही है, कोई बोलेगा इतनी आ रही है, कोई बोलेगा इतनी आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार है। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर का जितना डिस्टेंस होगा ए बी लाइन से उतना ही पॉइंट ओ का डिस्टेंस लाइन ए बी से होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इन शॉर्ट अगले बार से जब भी डिस्टेंस शब्द बोला रहेगा तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ध्यान में रखना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। यूजुअली अगर जहां पे भी डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वहां पे वो अलग से मेंशन करेगा कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला नहीं है, ये सादा वाला डिस्टेंस है, मतलब अलग वाला है, ओके। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं मूवमेंट का यहाँ पे इसी से आपको संबंध करके मूवमेंट का क्या मतलब होता है बताने जा रहा हूं। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ओके दोस्तों। तो मूवमेंट ऑफ ए फोर्स का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ओ है, और मान लीजिए मेरे पास लाइन ए बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी लेंथ सपोज कर मान लीजिए पी है, स्मॉल पी। ओ से लेके ये पॉइंट के तक का डिस्टेंस ओके इज इक्वल टू पी के बराबर है, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम लाइन ए बी इज पी, ओके। अब इसके अलॉन्ग मैं एक फोर्स एक्ट करवाता हूं, इसके अलॉन्ग मैं एक फोर्स एक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए एफ फोर्स एक्ट कर रहा है लाइन ए बी के अलॉन्ग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक नट से ये मान लीजिए ये एक प्लेन है, मान लीजिए ये एक प्लेन है, एक प्लेन है, मान लीजिए आपका ड्राइंग बोर्ड है या जो भी है, बोर्ड है एक, और उस बोर्ड को मैंने यहाँ पे एक कील से ठोक रखा है जमीन को, एक जमीन को एक कील से यहाँ पे ओ पॉइंट पे एक कील मार के रखी है, और इस प्लेन को जमीन के साथ में उस कील के थ्रू कनेक्टेड रखा है मैंने। और मान लीजिए फोर्स ए बी इस लाइन ए बी के अलोंग फोर्स एफ एक्ट कर गया, तो क्या होगा दोस्तों, मैं ये देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो होगा ये कि ये जो कील के अलोंग ये प्लेन रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा देखिए आप खुद, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। इस डायरेक्शन में ये कील का पॉइंट फिक्स रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ नट लगा हुआ है, नट से ठोका हुआ है हमने। तो ये जो प्लेन है रोटेट करेगा अबाउट पॉइंट ओ रोटेट करेगा इस फोर्स एफ के कारण। तो ये इसी को हम कहते हैं मूवमेंट, इसी को हम कहते हैं मूवमेंट। तो ये जो है ये इस तरीके से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब मुझे आपको सपोज इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कह दिया, तो आपको बोला कि ओके अलोंग मूवमेंट बताइए, तो मूवमेंट कितना होता है, आपको सेंस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया ना। तो मोमेंट आपको बताना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, मतलब P मल्टीप्लाइड बाय F, P मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल p मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल F विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। और इस मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जो है ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज,
तो और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपको इसकी डायरेक्शन कैसे पता करना है दोस्तों, वो देखिए। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसके जो अपने जो फिंगर्स है, अपने जो हाथों के फिंगर्स होते हैं, अपने जो हाथों के फिंगर्स होते हैं, ये मान लीजिए आपके हाथों के फिंगर्स है, तो आपको इन हाथों के फिंगर्स को इसके अलोंग अलाइन करना है। ये जो एरो मैंने बनाया ना, ये जो फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ एफ के अलोंग और पॉइंट ओ पे अपना थंब रखना है। पॉइंट ओ के मतलब ये जो प्लेन है, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के बाहर आपका थंब आना चाहिए, ये स्क्रीन के बाहर आपका थंब आना चाहिए, और एफ के अलोंग आपके हाथ की उंगलियां रोटेट होनी चाहिए, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन इस तरीके से है। सेंस ऑफ रोटेशन इस तरीके से है, तो आप एक काम करेंगे, ओ पे अपना अंगूठा रख देंगे, ओ पे अपना अंगूठा रखेंगे, ओ पे अंगूठा रखिए इस तरीके से कि आपके मोबाइल की स्क्रीन से अंगूठा बाहर आ रहा हो, इस तरीके से आपको रखना है। और ये जो एरो बनाया है मैंने, इस एरो के अलोंग आपको अपने थंब्स कर देने इस तरीके से, तो आपका जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा आपका डायरेक्शन। ये जो आपका थंब है ना, ये जो थंब है आपका, ये देखिए, ये आपका हाथ हो गया, तो आपको जो है थंब है, ये थंब थंब को ये बाहर की ओर, मतलब ये प्लेन से बाहर की ओर थंब आ रहा है इस तरीके से। और ये जो अपनी उंगलियों के नाखून है, अपनी उंगलियों के नाखून को इस तरीके से इसके अलोंग अलाइन कर दीजिए, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी आउट ऑफ द प्लेन मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, साइन ऑफ दिस विल बी प्लस, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये मोमेंट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोमेंट क्या बताता है, बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन बताता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन बताता है मोमेंट। ओके ओके, अब उसी तरीके से सपोज मैंने फिर से एक बार और प्लेन लिया, फिर से एक बार और एक प्लेन लिया, इस बार ये O लिया, ये लाइन AB ली, ये O2, ये K ले लिया, ये P डिस्टेंस है, और मान लीजिए फोर्स उस बार फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, उस बार फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, अब मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में ना एक्ट करते हुए इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो आपका मूवमेंट क्या होगा। तो आप बहुत आसान है, मोमेंट का आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप करेंगे P मल्टीप्लाइड बाय एफ, P मल्टीप्लाइड बाय एफ जैसे ही करेंगे आप, तो आपका मोमेंट आ जाएगा। पर इसका डायरेक्शन निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए इसका सेंस ऑफ रोटेशन, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन को मैंने कील के थ्रू ग्राउंड से ओ पॉइंट पे ठोक रखा है, इस प्लेन को कील के थ्रू ग्राउंड पे मैंने ओ पॉइंट पे ठोक रखा है। अब ये ओ पॉइंट पे कील ठुकी हुई है, इसलिए एफ पे जैसी एफ डायरेक्शन में जैसी फोर्स ये एक्ट करेगा ये भी डायरेक्शन में, तो ये जो प्लेन है ये रोटेट होएगा अबाउट ओ ये प्लेन रोटेट होएगा। तो आप देखिए ना कि इस डायरेक्शन में प्लेन रोटेट हो रहा है, आपको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में प्लेन रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्लेन रोटेट हो रहा है। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपनी उंगलियों के नाखून इस डायरेक्शन में कर दिया, अपनी उंगलियों के नाखून ये एरो की डायरेक्शन में कर दिए। उंगलियों के नाखून जैसे ही मैंने एरो के डायरेक्शन में किए, और तो मेरा थंब का डायरेक्शन मेरा दिखा देगा कि किस डायरेक्शन में मोमेंट है। तो मोमेंट विल बी इनसाइड द प्लेन, एंड व्हेनेवर इट इज इनसाइड द प्लेन द साइन इज निगेटिव। ओके, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो साइन निगेटिव होगा, तो ठीक है, तो इसका साइन जो है निगेटिव हो गया। और उस केस में, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है दोस्तों, जब भी घड़ी के डायरेक्शन में घूमेगा, घड़ी कैसी घूमती है, ये 4 बजे होते हैं, फिर 5 बजते हैं, तो ये कांटा इधर की ओर घूम रहा होता है ना, तो ये डायरेक्शन जब भी होती है ये वाली, तो इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, घड़ी के अलोंग, मतलब घड़ी ऐसी घूमती है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए घड़ी के अलोंग घूम रहा है, तो ये प्लेन ऐसा घूमेगा, इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वो वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसके पहले वाले एग्जांपल में प्लेन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा था, क्योंकि डायरेक्शन जो थी क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में प्लेन घूम रहा था। इस केस में क्लॉक के डायरेक्शन में प्लेन घूम रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और क्लॉकवाइज जब भी होगा तो निगेटिव साइन आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब भी होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेंस ऑफ रोटेशन का विजुअलाइजेशन हुआ आपको। ओके दोस्तों, और मूवमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि कैसे मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस का एक थ्योरम होता है, वो आपको उसका प्रूफ बताऊंगा, उस थ्योरम का मैं आपको प्रूफ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ,
और मेरी शानदार वीडियोस को एंजॉय करते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।